Hey everyone, welcome to the session. In today's class, we are going to solve NMAT mock questions. We are going to solve vocabulary, grammar, and reading comprehension. Reading comprehension थोड़ा सा ज़्यादा हम solve करने वाले हैं because we are going to learn how to solve RC quickly. देखो, ये समझो बहुत लोगों को लगता है कि यार बाकी क्वेश्चन तो हम जल्दी कर लेंगे, आरसी में बहुत टाइम लगेगा तो आरसी अटेम्प्ट नहीं करना है या एंड में करना है। बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है, बट आरसी को भी एनमैट के आरसी को भी आप बहुत फास्ट अटेम्प्ट कर सकते हो बिकॉज दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम मेनी अदर एग्जाम। सबसे पहली बात, इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस है फ्रॉम अ सर्टेन लोकेशन। तो आप पैसेज को 1 मिनट में जल्दी से क्विकली स्किम कर लो एंड देन जस्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चन, जैसे कि हम पहले क्या करते थे इन स्कूल एंड कॉलेजेस, राइट? बिकॉज पैसेजेस कुड बी डिफिकल्ट, नो डाउट, बट क्वेश्चंस आर इजी, राइट? ऑप्शंस में बहुत डिफरेंस होता है, तो अगर आपकी केयरफुल रीडिंग है, थोड़ी भी प्रैक्टिस है, तो आप सही आंसर ला सकते हो। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, ठीक है? सो ये हमें देखना है। एट द सेम टाइम कैसे हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन गेस वर्क करके ग्रामर और वोकैब क्वेश्चंस को भी सही कर सकते हैं, दैट इज ऑल वी आर गोइंग टू सी इन टुडेज सेशन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ today's class. These are the topics we are going to focus on today's class: reading comprehension, vocabulary, grammar, reasoning and analogy। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो जनरली आते हैं सब करने वाले हैं। नाउ पहला ही पैसेज अपने पास है, मैं एक बार ये मूव कर लेती हूँ, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस पैसेज को साथ में समझेंगे, रीड करेंगे। ऑलवेज व्हेन यू रीडिंग अ पैसेज, एवरीवन डिवाइड द पैसेज इनटू 2 और 3 पार्ट्स। फॉर एग्जांपल, एक ये हमने पार्ट, दूसरा ये, तीसरा ये। नाउ फर्स्ट पार्ट स्टेट्स दैट science made some progress in the middle ages, but the spirit of modern science was born with the renaissance। मतलब साइंस ने डेफिनेटली मिडिल एजेस, पुराने जमाने में, कि साइंस थोड़ी प्रोग्रेस की थी, ऐसा नहीं कि साइंटिफिक कुछ नहीं था, बट एक्चुअली जो स्पिरिट है, साइंस जिस तरह से इन्वेंशंस होने चाहिए, ऑल दोस थिंग्स, वो रेनेसा के टाइम पे हुआ। तो ये क्या फर्क है मिडिल एजेस रेनेसा, जब एंड में पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। और सो साइंस इन मिडिल एजेस मतलब पुराने जमाने में स्ट्रगल्ड अगेंस्ट रेस्ट्रिक्शंस एंड देयर वर मेनी fetters to be destroyed before it could continue unhampered। मतलब साइंस जो थी पुराने जमाने में, बहुत रेस्ट्रिक्शंस, बहुत रूल्स थे, और इसीलिए कोई इतना फ्रीली इन्वेंशंस या डिस्कवरीज नहीं कर पाता था। क्यों इतना फ्रीली नहीं? क्योंकि उस टाइम पे सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास वर कॉमन एंड टू द मासेस वर मच मोर एक्सेप्टेबल दैन वर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। बहुत ज्यादा लोग साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पे विश्वास नहीं रख करते थे, बट रादर ऑन सुपरस्टिशंस। So the Renaissance brought about an interest in all things pertaining to men एंड द थर्स्ट फॉर न्यू अचीव। जो रेनेसा कौन से एज को बोलते हैं? 16th सेंचुरी स्टूडेंट्स, जब बहुत सारे अच्छे न्यू साइंटिस्ट आए जिन्होंने सही चीज सिखाई लोगों कि भाई साइंस को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, साइंस के जो फैक्ट्स हैं वो किस तरीके से एक्सेप्ट करने चाहिए। व्हाट डिड दे से? उन्होंने बोला कि मिडिवल साइंटिफिक मेथड के अगेंस्ट में, कि ऐसा नहीं किसी फेमस साइंटिस्ट ने कुछ बोला तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं। वी नीड टू एक्सेप्ट थ्योरीज बिफोर इन्वेस्टिगेशंस हैड वेरीफाइड देम, दे सेड अगेंस्ट इट। मतलब ऐसे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर लो बिफोर वेरीफाइंग, वेरीफाई एवरीथिंग, चेक होनी चाहिए हर चीज, एंड इफ इट मेक्स सेंस देन ओनली एवरीवन नीड्स टू एक्सेप्ट इट। सो उसके एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल फ्रांसिस बेकन, उन्होंने बोला कि क्लासिकल साइंटिफिक कंक्लूजन्स डिड नॉट रिप्रेजेंट मैच्योर नॉलेज, और लोगों को बोला कि थोड़ा सा और एक्सप्लोर करो बिफोर एक्सेप्टिंग। और डिस्कार्टेस brought out the necessity of questioning everything, right? So these people, और ही वॉज अ फोरनर ऑफ साइंस, ये लोगों ने साइंस को एक्चुअली उस लेवल पे स्पीड अप किया, बढ़ाया, क्योंकि मिडिल एजेस में बहुत डिफिकल्ट होता है, कि बहुत रेस्ट्रिक्शन से, बहुत सुपरस्टिशन से, ऑल दीज थिंग्स। Now, based on this understanding, let's start with the questions. आउटलुक टुवर्ड्स साइंस इन द मिडिल एजेस, पुराने जमाने में साइंस की तरफ क्या एटीट्यूड था, क्या आउटलुक था? तो ये तो मुझे फर्स्ट लाइन समझ के ही पता चल रहा है, फर्स्ट फ्यू लाइंस, कि उस टाइम में बहुत रेस्ट्रिक्शन से लोग बहुत सुपरस्टिशन बिलीव करते थे, इतनी खास प्रोग्रेस नहीं की, सम प्रोग्रेस बट नॉट दैट मच, कुछ खास नहीं चल रहा था, राइट? थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम थी विद साइंस। सो बेस्ड ऑन दीज 4 ऑप्शंस, बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग और द फर्स्ट 5-6 लाइन्स, which option would you choose, students? बताओ। या देखो क्लियर लिखा है, सुपरस्टिशंस वर कॉमन and to the masses were much more acceptable than were scientific explanations. So can we say superstitions were common than scientific explanation? कितना direct है, isn't it? This is what I was saying, कि अगर आप इनमैट में बस थोड़ा सा एक बार समझ लो एक बार में, और फिर ध्यान से ऑप्शंस को समझो, तो आपका आंसर बहुत डायरेक्ट लिखा होता है, ऐसा नहीं कि वही सेम चीज इन डिफरेंट वर्ड्स। सो इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट इफ यू जस्ट प्रैक्टिस अ बिट बिफोर योर एग्जाम्स।
Let's look at other options also. It was in the pre-Renaissance period that the spirit of learning was manifested in science. कि pre-Renaissance के टाइम पे 16th century के टाइम पे ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन को जिस तरह से साइंस होनी चाहिए तब हुआ था। रेनेसा के पहले इतना कुछ लर्निंग, स्पिरिट ऑफ लर्निंग है, स्पिरिट ऑफ साइंस नहीं थी। स्पिरिट ऑफ मॉडर्न साइंस वाज बोर्न इन द मिडिल एजेस, नो इट वाज बोर्न इन द रेनेसा। देखो born with the Renaissance and not really Middle Ages, so यहाँ से आपको पता चलता है ये भी गलत है। Science in Middle Ages blossomed unrestricted, नहीं उस टाइम पे कोई restrictions नहीं थे, there were lot of restrictions, isn't it? There were lot of hindrances, ठीक है। Next, another word for fetters is, now this question is a pure vocab question. If you know the word meaning of the word fetters, great. If not, you have to make an educated guess, because in NMAT exam there's no negative marking, so you need to make an educated guess, click on something and move on to next question. So हम क्या बोल रहे हैं, साइंस इन मिडिल एजेस स्ट्रगल अगेंस्ट रेस्ट्रिक्शंस एंड देयर वर मेनी फेटर्स टू बी डिस्ट्रॉयड बिफोर इट कुड कंटिन्यू अनहैम्पर्ड, मतलब बहुत सारी जंजीरें या रेस्ट्रिक्शंस तोड़ना था बिफोर इट कैन कंटिन्यू विदाउट एनी डिस्टर्बेंस अनहैम्पर्ड, दैट मीन्स सम रेस्ट्रिक्शंस। तो क्या ऑर्नामेंट मतलब रेस्ट्रिक्शंस होता है, हुप, हुप मतलब फॉर एग्जाम्पल हुला हुप, जिसमें भाई सर्कस में एक लड़की कुछ हुला हुप करती है, या फिर जो बाली होती कान की हुप, उसको हम हुप बोलते नहीं। मेनेकल मतलब हथकड़ी, हैंडकफ, जंजीर से किसी को बांधना, दैट, सो मेनेकल। How are the scientists of the 16th century different from those of the medieval times? कैसे 16th century के साइंटिस्ट थे? वो बोलते थे, देखो क्या लिखा है, scientists of the 16th century made first effective protest against the medieval scientific method of accepting theories before। अब मैंने ये लाइन क्यों चूज की, बिकॉज 16th century के साइंटिस्ट के बारे में बात की है, तो ये जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स इधर पे ही है। सो ये इस चीज को फास्ट लोकेट करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, राइट? दैट इज समथिंग आप एक क्लास से नहीं सीख सकते, आपको सेल्फ स्टडी में भी बहुत सारे पैसेजेस करने पड़ेंगे। बट नाउ इफ यू फोकस कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग से आप वो क्वेश्चन के वर्ड्स कहाँ लिखे हैं वहां जाओ और दो तीन लाइन ठीक से पढ़ो, एंड देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर, राइट? So yeah, so what they said, 16th century scientists, they accepted theories only after investigations had verified them. Yes, एक बार investigations verify करेंगे तभी ये accept करेंगे. It's not like they overlooked any natural phenomena, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, या उनके पास insufficient, यहाँ पे अपने पास information ही नहीं है, not really. They struggle against restrictions and protested. वो तो बहुत पहले जब middle क्वेश्चन है कि 16th सेंचुरी के साइंटिस्ट मिडिवल टाइम्स के लोगों से कैसे डिफरेंट थे। सो दिस इज व्हाट द मिडिवल साइंटिफिक मेथड से कैसे, इसका आंसर इधर है ना कि कहीं और। So A is the correct answer. Now we are starting with the vocabulary. So which of the following options carries nearly the same meaning for the word given below? Perfidy. What is the meaning of perfidy? Means धोखा देना, to cheat. सो बीट्रेयल। देखो अगर आपको मीनिंग पता है परफिडी का तो ग्रेट, अगर नहीं पता है तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगा सकते हो, लाइक लॉयल्टी, सिंसियरिटी इज अ कॉमन वर्ड है ना, लॉयल है कोई, सिंसियर है, तो पॉजिटिव वर्ड हो गए। थ्रिफ्ट क्या है, या तो मुझे पता है मीन समवन हु इज इकोनॉमिकल, समवन हु सेव्स मनी, राइट, इंटेलिजेंट विथ मनी। तो या तो अगर ये मुझे पता है तो ठीक है मैं इसको हटा दूंगी, नहीं पता तो एक क्वेश्चन मार्क होगा। बीट्रियल साउंड्स नेगेटिव, तो वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगेन सेम मीनिंग, सबोटाज, राइट? इफ आई से if you will be too lazy, it will sabotage your future plans। जो भी आपने फ्यूचर में सोचा है फिर वो तो नहीं हो पाएगा, कि अभी तो आप लेजी, तो it will sabotage, that means it will destroy your future plans, right? So destructive actions, not resistance or what is the meaning of subversion? Means to rebel, like some people rebel against authority के खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, right? वैंडलिज्म का मतलब होता है किसी के घर में तोड़फोड़ करना। फॉर एग्जाम्पल अगर चोर घुसा है या इनकम टैक्स वाले घुसा है, वो क्या सामान को इधर उधर करते हैं हर चीज को, तो उस तरह की चीजों को हम बोल सकते, तोड़फोड़, सामान का तोड़फोड़ इज वैंडलिज्म। अब बोलोगे व्हाई नॉट डी, बिकॉज स्लाइटली डिफरेंट इज जनरली व्हेन एक्चुअल चीजों को आप खराब करें। हाँ, प्लान्स की अगर बात होगी, प्लान्स कैन बी सबोटाज, मतलब प्लान्स खराब हो सकते हैं, सो वैंडलाइज नहीं हो सकते, कोई उनको नहीं कर रहा, आप खुद ही कर रहे हो। दैट इज द स्लाइट डिफरेंस इन यूसेज। In this case, we have to choose the word which is opposite to the word bashful. So bashful means what, everyone? Bashful means someone who is quite shy, है ना, जो थोड़ा सा shy हो, शर्मीला हो, timid हो, कम बोले, अंडर कॉन्फिडेंट हो। तो उसका opposite क्या होगा? काइंडली नहीं, ये तो ऑपोजिट नहीं। इम्पेचुअस मीन्स इम्पल्सिव,
राइट, तो ये भी, दिस इज ऑल्सो नॉट एग्जैक्टली ऑपोजिट. इम्पल्सिव इज समवन जिसको जो मन करे वो वैसे रहे, तो ये भी नहीं हो सकता. एरोगेंट मीन्स घमंडी, लाइक मोर लाइक प्राउडी, कंसीडेड, more like proudy, conceited kind of person. Bowling means loud kind of person. या तो person shy होता है, very extroverted, loud type of. घमंडी नहीं, घमंडी का होगा down to earth, humble, not bashful. So A out of process of elimination becomes a correct answer. Now, analogy. Complete the analogy. Posture, bearing. So your posture, your bearing, similar kind of words. किसी का posture, bearing means किसी का overall demeanor, किसी का appearance कैसा है. ये posture थोड़ी similar चीजें हैं, ये ज़्यादा difference नहीं है. Similarly, here also we have to find two similar words. So let's eliminate first of all जो हमें easy लग रहे हैं या लग पता चल रहा है. So melodrama मतलब over acting करना. Right? For example, कोई इतना दुखी नहीं है पर एक्स्ट्रा रो रहा है, पता है आपको कि भाई ये ओवर एक्टिंग कर रहा है. सो ओवर एक्टिंग इज अ टाइप ऑफ एग्जैजरेशन. एग्जैजरेशन तो बहुत सारे टाइप के, मैं कुछ बहुत फेक रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि अरे मैंने ये कर लिया वो कर लिया. इट इज एग्जैजरेशन. melodrama is over acting, so they are not exactly similar. It's right close, but melodrama is type of exaggeration. एनार्की, स्ट्रीट ब्रॉल. सो स्ट्रीट में झगड़ा करना, और एनार्की मीन्स टू गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट. ये तो बिल्कुल ही सिमिलर नहीं है. रेजिमेंट एंड यूनिफॉर्मिटी. फॉर एग्जाम्पल से यूनिफॉर्मिटी समझो मतलब सिमिलैरिटी की. देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन. स्कूल चिल्ड्रन जितने होते हैं सबको सेम तरह से ट्रीट किया जाता है, सबको सेम तरह से रखा जाता है, सेम टाइम पे सबको आना है, सबको सेम टाइम पे जाना. ऑल देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी एंड देयर इज ऑलवेज. रेजिमेंटेशन मीन्स कैटेगराइजेशन, कि देयर आर डिफरेंट रेजिमेंट्स इन द आर्मी, और एक रेजिमेंट में सबका काम सेम होता है. राइट, वैसे तो अगेन कैटेगरी और सिमिलैरिटी में थोड़ा डिफरेंस है, बट ये समवंस डिपोर्टमेंट, समवंस बिहेवियर, इट्स सिमिलर. So B is the correct answer. Next question. Find the closest substitute for the underlined word. He secured a job in the films because he was good at producing voice sounds. अभी समझो, यहाँ मिमिक्री नहीं लिखी है. मिमिक्री मतलब किसी को कॉपी करना, तो वो किसी को कॉपी नहीं कर रहा है. तो मैं सबसे पहले निकाल देती हूँ, बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं मिमिक्री मीन्स ही इज गुड एट कॉपिंग द स्टाइल ऑफ समवन. बट यहाँ पे वो डिफरेंट तरह की आवाजें निकाल सकता है. राइट, एनिमल्स की, चिड़िया की, बर्ड की, दूसरे लोगों की, बहुत सारी, ऐसे कि सिर्फ पीपल की, बहुत सारे तरीके की वॉइस. तो जो इंसान बहुत अलग अलग टाइप की, लड़की की भी आवाज, लड़के के भी आवाज, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेंट्रीलॉक्विस्ट. राइट, वेंट्रीलॉक्वर मीन्स आवाज, वेंट्री मीन्स स्टमक और हार्ट, लाइक वेंट्रिकल्स. तो जो अंदर से डिफरेंट तरीके की आवाज निकाले, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, बर्ड, एनिमल्स, राइट, किसी पर्सन की एक आवाज निकाले, उसको हम बोलते हैं वेंट्रीलॉक्विस्ट. सो वेंट्रीलॉक्विज्म इज द राइट वर्ड. Caricature is an exaggerated, extorted cartoon to make fun of something or someone. Right? Mono acting मतलब एक ही person है पूरी picture में या पूरे scene में, that is mono acting. Okay. Now choose the option that best fits the definition. Maneuvering. For example, there was only one parking space and I had to really maneuver my car to fit into that parking space. So मुझे बहुत manage करके वहां पे अपनी कार को fit करना पड़ा. So अब इस definition से आप मुझे बताओ which is the other correct definition for this word. What would you choose here in this case? Yeah, so a family making his way, sorry, a manager making his way to the top. So when you make your way to a certain goal, I'm trying my way towards a certain parking spot. Right? ये इससे closest है. A family is making plans for the daughter's wedding. तो इसमें challenge क्या है? मतलब problem क्या है? Right? I'm planning something new. When you make your way, that is maneuvering. Making your way, that is the right definition actually. It's towards anything, towards top, towards a goal, towards a parking spot, anything, right? So again, giving orders or planning to stay away are not exactly the right definition. Okay. Now tell me the figure of speech employed in this sentence. I'm so tired that I can sleep for a year. So ये थोड़ा सा exaggeration हो गया. Actually, you cannot be so tired that you can sleep for a year. You can maybe sleep for 10 hours, right? 6 to 10 hours or something. So this is hyperbole, where you exaggerate something. Right? What is pun? Pun intended means sarcasm, right? Taunt, yeah, sarcasm. मजाक में कुछ बोलना, मजाक में sarcastically कुछ बोलना. Oxymoron means two opposite words coming at the same time. For example, if I say
वॉर फॉर पीस, है ना, वॉर करते हैं ताकि शांति रहे अपनी, अगर नहीं करेंगे तो हम पे अटैक होगा, राइट। और इफ आई से यू आर सीरियसली फनी, आप सीरियसली फनी हो, तो सीरियस एंड फनी आर टू ऑपोजिट वर्ड्स बट इट मेक सेंस इन अ सेंटेंस। या अंडरस्टेटमेंट इज समथिंग, कोई बहुत ज्यादा हो गया और आप थोड़ा सा कम करके बोल रहे हो, ओवर मतलब एग्जैजरेट करना, तो हाइपरबोल का ऑपोजिट होगा अंडरस्टेटमेंट की। if I'm absolutely tired actually, अब मैं कुछ काम नहीं कर सकती, if I say yes yes I can give 5 minutes or I can give few more hours, but actually that's not really the case, so that is कोई चीज को थोड़ा सा कम करके बोलना। okay, now we are again back to a lengthy passage students, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले तो पॉज द वीडियो फॉर अ व्हाइल, इस पैसेज को पूरा रीड कर लो, लाइक 1 से 2 मिनट में, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, और फिर हम ये सारे क्वेश्चन साथ में सॉल्व करेंगे। इवन इन दिस केस इफ यू नोटिस कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट हैं, राइट, डायरेक्ट है एज इन आपको वो कीवर्ड्स देखने क्वेश्चन में, वहां जाना है, वो 1-2 लाइन रीड करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। सो इट्स लाइक दैट सिंपल, ऑल यू नीड इज रेगुलर प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आपकी इस सेशन में होती है वो तो आप करो ही करो, और खुद से भी जितना हो सके वो करो, ठीक है। All right. So yeah, so just go through the passage and then listen to this just explanation of all the questions. ऑलराइट, सो देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ऑल ऑफ अस प्ले, हम सब खेलते तो हैं बट वी आर होमोलिडन्स, होमोलिडन्स जस्ट फॉर प्लेफुलनेस, जस्ट फॉर टाइम पास, वी डोंट प्ले फॉर प्रॉफिट और प्राइजेस, राइट। जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं दे प्ले फॉर प्रॉफिट, प्रोफेशनल प्राइजेस एंड ऑल। और यहाँ पे हम दो लोगों का एग्जाम्पल ले रहे हैं, दैट इज साइना नेहवाल एंड सुशील कुमार। इन दोनों को ऑल्सो वी आर सीइंग मोस्ट ऑफ द एथलीट्स प्लेयर्स कम फ्रॉम हरियाणा, एंड इन दोनों के भी जो मेडल्स हैं वो हरियाणा पीपल काउंट इन देयर ओन टैली ओनली, कि भाई ये भी हमारे हरियाणा से ही आए हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि इनके सरनेम्स ऐसे हैं दैट बोथ ऑफ देम आर जाट्स, एंड ये डोमिनेट कास्ट है हरियाणा की भी, एंड दैट इज वाई पॉपुलर परसेप्शन इस तरीके से है अबाउट देम, ठीक है। अब ना ऑल दीज पीपल, इफ वी सी ऑल दीज एथलीट्स एंड स्पेशली पीपल फ्रॉम हरियाणा, लाइक उनका स्लोगन है कि हायर फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर, राइट। पर द थिंग इज कि इतने सारे गोल्ड मेडल्स इनको मिले कैसे, लाइक यू नो कैसे, व्हाई दीज, लाइक व्हाई पीपल फ्रॉम हरियाणा आर रियली गुड एट दीज स्पोर्ट्स, स्पेशली जहाँ पे प्लेन फोर्स और अग्रेशन की जरूरत होती है, लाइक रेसलिंग, बॉक्सिंग, शूटिंग, लाइक दे आर रियली गुड एट इट। सो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं दे आर सेइंग कि दे कॉल देम कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स, कॉन्टेक्ट जहाँ पे किसी को पकड़ना है, बॉक्सिंग में मारना है किसी को, राइट, ऑल दीज थिंग्स। So because your opponents have bodily contact in them. So shooting is combative sport because opponents use a combat weapon. Now such sports are a substitute for war or training for it. अब again there are basically 3 reasons is what author is saying कि 3 reasons है क्यों ये लोग इतने strong है: historical geography, peasant that is farmer culture, and then uh, feeble कमजोर गवर्नमेंट। इस 3 चीजों को समझाया गया। फर्स्टली हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, मतलब इनिशियली बहुत सारे लोग ने इनको इन्वेट किया, एट द सेम टाइम पर इन लोगों ने फाइट किया। देन उसके अलावा जो इनकी पॉलिसी है वो इतनी अच्छी नहीं है इन टर्म्स ऑफ जो अचीवर्स है उनको, उसको तो ये बहुत सेलिब्रेट करती है, उसे बहुत बेसिकली मेरिट पे रखना, पैसे देना, अवार्ड देना, घर देना, ये देना है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। बट इट डज नथिंग फॉर द न्यू वन, जो जस्ट स्टार्ट कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छा स्टेडियम हो, कोचेस हो, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो इन अ वे लोग खुद ही पुश करते हैं अपने आप को, इसलिए वो अच्छे हो जाते हैं, उनको किलर एथलेटिक स्पिरिट भी आ जाती है। जब आप खुद पुश, अगर आपको ज्यादा फैसिलिटीज मिले तो काम इतने अच्छे हो नहीं पाते, इज व्हाट ऑथर इज indirectly trying to say. Also पंजाब was divided on religious lines in 1947, राइट। और उस टाइम पे बेसिकली लाइक नो अगेन बहुत ज्यादा ये लोगों ने फाइट किया था अच्छे से, एंड दैट इज हाउ दे हैव दैट स्पिरिट एज वेल। नाउ जनरली पीपल आर कॉल्ड एज रफ एंड टफ, राइट, रफ बाय टंग एंड टफ इन बॉडी। सो इन medieval times हरियाणा flourished when weak rulers ruled Delhi, right, under Delhi's tutelage, but small principalities, तो उस टाइम पे उन्होंने काफी ग्रो किया। सो ब्रिटिश जब कॉलोनिस्ट ने एक्सपैंड किया और उनको पता था भाई ये जो पर्टिकुलर लोग हैं पीपल फ्रॉम हरियाणा दे आर क्वाइट अग्रेसिव, तो उनको थोड़ा शांत रखने के लिए वो उनको मार्शल रेस बोलते थे, और जो फार्मर्स थे उनको मार्शल। दिस वाज अ क्लेवर वे ऑफ कंट्रोलिंग देयर अग्रेशन कि भाई हम पे ना आ जाए, और उन्हीं को इन्होंने आर्मी में, मिलिट्री में भी, एक्टिविटीज में भी उनको इंक्लूड किया, रेसलिंग वगैरह में, इन सब चीजों में। एंड फॉर द मिलिट्री सर्विंग पॉपुलेशन, राइट, ताकि उनको इजीली आता है स्पोर्ट्स में भी इजीली। सेकेंडली बिफोर द एडवेंट ऑफ मशीनरी एग्रीकल्चर वाज अ बैक ब्रेकिंग, उससे पहले वो एग्रीकल्चर में थे, एंड एग्रीकल्चर मतलब मेहनत है ना कि भाई आपको करना है। सो ये सारी चीजों के फैक्टर्स की वजह से पीपल फ्रॉम हरियाणा आर एक्चुअली गुड एथलीट्स, राइट। ओके, now questions.
Why do people of Haryana tend to count the medals backed by Saina Nehwal in the tally of their own state, though she is a Hyderabad? कि वो है तो हैदराबाद से, पर हरियाणा के लोग बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो जो अगर इन 10 मेडल जीते हो 10 तो भाई हमारे हैं, हरियाणा से 1% लेके आया है. So what is it? So clearly written, if you read carefully, they count it in their tally, right? This line, right? Because of the, this is because both of them are Jats. और ये जो caste है, this is more than 20% of Haryana's population, dominant caste है. So because of her father, nothing about her father is mentioned. Nothing about her coach is mentioned in the passage. Her father was posted, nothing. Her caste is the same as dominant caste from Haryana. Yes. है ना? तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो. What does the author mean by saying our playfulness is unproductive? First line है ना, our playful मतलब हम ऐसे ही खेलते हैं टाइम पास के लिए, हमें कुछ बदले में चाहिए नहीं, प्रॉफिट या प्राइज कि यार पैसे मिले ऐसा कुछ. और जो प्रोफेशनल प्लेयर्स है, प्रोफेशनल एथलीट्स है, दे डोंट प्ले जस्ट फॉर टाइम पास. उनको कुछ रैंक चाहिए, कुछ कॉन्टेस्ट होता है, कुछ प्रॉफिट, कुछ प्राइज, उसके लिए दे प्ले. सो आर प्लेफुलनेस इज अनप्रोडक्टिव एज इन, देखो ऑप्शंस. सो मेजॉरिटी ऑफ अस डू नॉट प्ले फॉर मटेरियल बेनिफिट्स. हम प्राइज या उसके प्रॉफिट्स के लिए नहीं खेलते, हम सिर्फ टाइम पास के लिए खेलते हैं, राइट? Which of these is not a reason for so many athletes coming from Haryana? कौन से नहीं है? So government, देखो तीन reasons given है, again historical geography, farmer culture and government. So government sponsored schemes, it is a reason कि गवर्नमेंट जिस तरह की स्कीम रखती है उसकी वजह से लोग खुद ही अपने आप को पुश करते, खुद ही देखते हैं, बिकॉज और तो कोई है नहीं. हरियाणा इज ट्रेडिशनली अ फार्मर कम्युनिटी, पीजेंट कम्युनिटी, यस ये भी एक रीजन है. मेनी पीपल फ्रॉम हरियाणा हैड बीन इन आर्मी, इसको रख लेते हैं. हरियाणा हैज सीन ट्रेडिशनली सीन रेगुलर अग्रेशन, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अग्रेशन देखे, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी जैसी रही है उनकी. सो इधर पे देखो कि पीपल ऑफ द रीजन जॉइन मुगल्स एंड मराठास इन रिपल्सिंग इन्वेडर्स, राइट? उस टाइम पे दिल्ली में भी वीक रूलर्स हुआ करते थे. सो दे प्लंडरेड दिल्ली, दिल्ली आल्सो लूटेड इन रिट्रीटिंग आर्मी समटाइम्स. मतलब उस टाइम पे वो बहुत लड़े थे जब बहुत सारे इन्वेडर्स अटैक करने आ रहे थे. बट क्योंकि वो इतने अच्छे एथलीट हैं एंड एवरीथिंग, इसी वजह से उनको आर्मी में डाला गया. ऐसा नहीं क्योंकि वो आर्मी में है सो दे आर एथलीट्स, बिकॉज दे आर गुड फिजिकली, strong and everything, and that is why they are in the army. It's the other way around. So C is not the reason. Correct. Why did the English call ordinary peasants of Haryana the martial race? So last line, martial race उनको क्यों बोलते थे? This was a clever way of taming. Taming means controlling the aggression in this frontier region. So उनको control करने के लिए, उनको थोड़ा खुश करने के लिए कि हाँ आप तो बहुत strong, आप तो martial race हो. Martial मतलब fighter race हो, fighter लोग हो. So to tame the aggression, to control those people. like ये हम पे अटैक ना करें, हम इनको आर्मी में डाल दें अपनी, तो ये हमारे लड़े with other countries, right? This was a smart move, right? To recruit rural Punjabis in the colonial army so that they can be used to stop the southward expansion of Russia से लड़ने के लिए इनको use कर पाए. ठीक है. Which of the following is false according to the passage? Haryana surrounds Delhi from three sides. देखो ये तो सही है if you read carefully. Right, सारे आंसर्स अराउंड इधर पे लिखे हैं. सो इट एनसर्कल्स दिल्ली फ्रॉम थ्री साइड्स. कैन यू सी दिस? तो ये तो ट्रू है, राइट? ट्रू. हरियाणा फ्लोरिश्ड व्हेन दिल्ली वाज रूल्ड बाय वीक रूलर्स. यस, जब वीक रूलर्स थे तो उस टाइम पे हरियाणा, तो काफी डायरेक्ट लिखा है, ये भी ट्रू है. द स्टेट स्पोर्ट पॉलिसी हैज फेल्ड टू क्रिएट न्यू अचीवर्स. ये भी ट्रू है कि क्या लिखा है, द स्टेट पॉलिसी जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, it only supports those. See, the half-hearted policy does not create achievers, create नहीं करती है, but supports the successful, जो already successful है उनको ही help करती है, already नए नहीं create करती है. Shooting is a collective sport. No, यहाँ पे लिखा है shooting is a combative sport. तो ये false हो गया. So option D is something you will choose, right? All are true. You have to choose false. Which of the following is true about the prevailing sports policy in हरियाणा? अभी क्या पॉलिसी की, पॉलिसी नए लोग को नहीं क्रिएट कर रही है, किसी को अभी स्टार्ट करना है स्पोर्ट्स में तो उसको अपना देखना पड़ेगा. बट हाँ, जो जो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है किसी लेवल पे, नेशनल लेवल पे, कॉमनवेल्थ गेम्स में से, तो उनको डेफिनेटली और सपोर्ट करेंगे. सो मच क्रेडिट गोज टू दी स्पोर्ट्स पॉलिसी बिकॉज इट हेल्प्स आइडेंटिफाई नर्चर यंग टैलेंट्स. नॉट एट ऑल, राइट? बिल्कुल यंग टैलेंट्स को हेल्प नहीं कर रही है. The current state policy does not create new athletes, but instead award the ones who have excelled. Exactly, isn't it? So yeah, इस line से आप ये figure out कर सकते हो. So ये correct है.
Okay, next passage, everyone. You can pause the video for a while, go through the passage, and then we will solve it together. Okay? All right. So why did Russia declare war against Chechnya? Right? क्यों किया था? So they like Russia ने war क्यों बोला था? So they would be a blitzkrieg against the secular separatists in Chechnya, a tiny oil-rich province in Russia, that had declared its independent. उन्होंने बोला था हम एक independent country है, हम we are not part of Russia. तो इसलिए रशिया ने डिक्लेयर किया, was declared war कि भाई ठीक है ऐसे कैसे आप separate हो रहे हो, you have to be like part of us the way it was. So they had declared independence. Okay. How did the first Russia Chechnya war come to an end? Exactly कैसे हुआ? So if you read, when the Russians retreated, leaving Chechnya essentially independent, तो उन्होंने बोला कि ठीक है अब independent रहना है रह लो. And retreating मतलब वापस जब वो आए कि चलो छोड़ो नहीं अब लड़ना है, तो उनके लिए of course humiliating insult था क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी थी, but like they didn't want to fight more now because बहुत दोनों साइड से बहुत ज्यादा लोग मर चुके थे, बहुत atrocities हो चुकी थी. तो how exactly did it end? Because Russia retreated, isn't it? किसी ने सरेंडर नहीं किया कि हाँ ठीक है हम हारे, उन्होंने बोला ठीक है अब स्टॉप करते हैं और हमारे साइड से स्टॉप है. रशिया ने स्टार्ट किया. व्हाट वाज वेस्टर्न मीडियाज एटीट्यूड अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट? सो वेस्टर्न मीडिया इज रिटन हियर कि उनका वेस्टर्न मीडिया एंड पॉलिटिशियंस डब द चेचन्स फ्रीडम, उनको चेचन के लोग को फ्रीडम फाइटर्स की भाई ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वहां क्या क्या सही लोग हैं. और क्योंकि मॉस्को की या रशिया की आर्मी बड़ी थी, so army of Davids, right? उनको बोला मतलब fighter people with the Russian Goliath. Goliath monster कि monster के against मॉस्को को लंबा से क्रिटिसाइज किया गया रशिया को इंटरनेशनली फॉर डिसप्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स, कि आप ज्यादा फोर्स लगा रहे इतनी छोटी बेचारी कंट्री पे, एंड रोलिंग बैक ऑन द डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स एंड ऑल दीज थिंग्स. सो व्हाट एग्जैक्टली वाज देयर एटीट्यूड? दे सपोर्टेड रशियंस? नॉट रियली. They completely ignored the conflict? No, they did give their opinions. They were sympathetic towards Chechens? Yes. They acted as mediators? नहीं वो बस पीछे से बोलते कि रशिया देखो बेचारा इतना, रशिया इतना कर रहा है इन बेचारों के ऊपर, इतना अटैक कर रहा है and everything. So they criticized Russia and supported Chechens. Option C. Next passage, everyone. Pause the video, go through it, and then we'll solve it together. Alright, so who are smoke jumpers? See, smoke jumpers वो लोग नहीं होते अगर कहीं पे आग लग गई हमने फोन किया तो वो लोग आएंगे, नहीं. स्मोक जंपर्स आर ओनली एंड ओनली द पीपल जो आपके स्कूल कॉलेज राइट बहुत सारे कॉर्पोरेट उसमें ऑर्गेनाइजेशन में जाके लोगों को अवेयर कराते हैं कि जब अगर फायर हो जाए तो क्या क्या करना चाहिए, क्या नंबर है कॉल करने का, और व्हाट ऑल टू डू टू प्रिवेंट फायर, व्हाट ऑल टू डू फायर प्रोटेक्शन के लिए आपके घर में क्या क्या चीजें रखनी चाहिए, फायर डिटेक्टर्स होने चाहिए, स्मोक डिटेक्टर्स, ये सारी चीज. तो बेसिकली ये एक तरह से ट्रेनर्स हैं जो लोगों को अवेयर करवाते हैं, ये खुद नहीं जाते हैं क्या बोलते हैं टू कहीं पे आग लगी तो बुझाने के लिए, समझ लो राइट दैट. सो दे सिंपली एड्रेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड पब्लिक ग्रुप्स, तो सिखाते हैं लोगों को अबाउट फायर प्रोटेक्शन, फायर डिटरेंस एंड डिटेक्शन. सो इफ यू रीड फर्दर वो बोलते हैं डिटेक्टर तो होना ही चाहिए. डिटेक्टर आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाना है, फॉर एग्जाम्पल किचन के पास नहीं लगाना है बिकॉज वहां से तो डेफिनेटली स्मोक डेली आएगा तो फॉल्स अलार्म होगा, राइट. इट शुड बी समवेयर इन द सीलिंग, इन द सेंटर, स्लीपिंग एरिया के आउटसाइड हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ऑल दीज थिंग्स वो बता रहे हैं नेक्स्ट ऑल दीज लाइन्स. सो या राइट, किचन गराज कुकिंग गैस के पास नहीं होना चाहिए. नाउ व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ दिस पैसेज? हाउ दे कैरी आउट द एरांड्स, मतलब अपना सामान कैसे लेते ले जाते हैं. नहीं, देयर इज नो एरांड्स वी आर टॉकिंग अबाउट. एरांड्स मतलब मैंने आज ये मंगाया, मैं आज दुकान गई, मैं ये लेके आई, ऑल दीज आर कैरिंग आउट एरेंड्स. उनके बारे में तो कोई चीज नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. द प्रॉपर इंस्टॉलेशन ऑफ स्मोक होम स्मोक डिटेक्टर्स, कि कैसे हम स्मोक डिटेक्टर करें. मे बी कंसीलमेंट, हाउ टू हाइड द डेड एयर स्पेस ऑन वॉल्स, कैसे हाइड करें. अगेन दैट्स नॉट द मेन टॉपिक. हाउ स्मोक डिटेक्टर कैसे स्टॉप करते हैं फायर्स इन होम्स. यस, वो कैसे स्टॉप करते हैं वो तो हम बोल ही रहे हैं, बट जस्ट इन फ्यू लाइंस के प्रोटेक्टिव डिवाइसेस से आप, बट कैसे लगाना है इनको, वो तो स्टॉप तो करते हैं पर कैसे एग्जैक्टली इनको इंस्टॉल करना है, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, उस पे ही majority of the passage है. So you have to main focus is majority of the lines or an installation rather than anything else. Okay, the passage states that compared with people who do not have smoke detectors, persons who live in homes with smoke detectors have a. So let's read this line now, everyone. That see this here.
दैट स्मोक डिटेक्टर रिड्यूस द रिस्क ऑफ डाइंग इन अ फायर बाय हाफ। मतलब अगर आपके घर में स्मोक डिटेक्टर है, आग लगे तो आपको बहुत इनिशियली पता चल जाएगा, भाग जाओगे तो बहुत कम चांस है यू गेटिंग कॉट। ऊपर नहीं है तो 50% ज्यादा चांस है। but that means people who do not have a smoke detector understand the question and who live in homes with smoke detectors, क्या डिफरेंस आएगा? सो कंपेयर्ड विद दिस पीपल, जो लोग स्मोक डिटेक्टर्स इनके घर में है, दे हैव अ 50% चांस ऑफ बेटर सर्वाइवल। 75-100% क्या कुछ नहीं, दे डोंट हैव पुअर चांस। पीपल हु हैव स्मोक डिटेक्टर्स दे हैव बेटर चांस ऑफ सर्वाइविंग। The passage indicates that one responsibility of smoke jumpers is to smoke jumpers क्या करते हैं? इंस्टॉल स्मोक डिटेक्टर्स नहीं, लोग घर में इंस्टॉल नहीं करते, वो सिर्फ बताते हैं कैसे करवाना है या क्या करना है। चेक होम्स टू सी इफ स्मोक डिटेक्टर्स हैव अच्छे से हो गए हैं कि नहीं। दिस सिंपली एड्रेस पीपल, गिव नॉलेज टू पीपल, अवेयरनेस बढ़ाते हैं। सो वो कोई डेवलप भी नहीं करते प्रोग्राम, दे सिंपली एड्रेस कॉर्पोरेट or people, organizations, public groups about how we can prevent fire. So from first line, we can infer that. All right. Now we have to choose a word which is opposite to the word dormant. Dormant का मतलब होता है inactive. राइट सो इसका ऑपोजिट क्या? काउचेंट इज लाइक काउच पोटैटो, हमेशा इनएक्टिव, तो ये तो सिनोनिम हो गया है ना। रैम्पेंट वाइड स्प्रेड ग्रोथ, रैम्पेंट ग्रोथ तो थोड़ा ही ऑपोजिट जैसा है, इसको रख लेते हैं। रैम्प फास्ट ग्रोथ, राइट, एक्टिव। पोटेंट मीन्स जिसमें एनर्जी है। प्रोस्ट्रेट ऑल्सो मीन्स लेजी इनएक्टिव, तो ये दोनों तो सिनोनिम टाइप है। अब इसमें हम क्या चूज कर सकते हैं? ऑप्शन बी, इट मीन्स फास्ट, फास्ट ग्रोइंग, एक्टिव। ना एक्सिजुअस, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ एक्सिजुअस? सो एक्सिजुअस का मतलब होता है वेरी स्मॉल इन साइज और क्वांटिटी, बहुत ही कम। तो ऑपोजिट क्या होगा? लार्ज और मोर, नॉट अर्जेंट, एग्जैक्टिंग। एग्जैक्टिंग नेचर होता है बहुत ही पर्टिकुलर या स्ट्रिक्ट नेचर की, यार ये चीज तो ऐसे ही होगी, दैट मीन्स आई एम एग्जैक्टिंग बाय नेचर, बाय बिहेवियर। राइट, बेयर मीन बिल्कुल कम, या बेयर समथिंग वी से, राइट। सो अगेन दिस इज नॉट नाइदर एंटोनिम नॉर सिनोनिम। Yeah, so that is it, everyone, for today's session. Thank you for attending the class. We'll be seeing more such sessions on Snap and Nmat. Stay tuned and let me know what other topics you want me to cover. I'll wait for your comments and then make more videos based on your requirement and your feedback. Bye bye, everyone. Thank you.